दोस्तों, मित्रों, छात्र छात्राओं, भाई बहनों, नमस्कार। आपका अपने इस चैनल पर स्वागत है। कक्षा 12 नागरिक शास्त्र 28 फरवरी को जाकर पेपर को छाप देना। मित्रों, एक ही वीडियो में पूरा पेपर हल, 30 मिनट की वीडियो है, इसमें आपको पूरा पेपर हल मिलेगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखें, तभी पेपर पूरी तरह से समझ में आएगा। जिन भैया बहनों ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा है तो इसे अवश्य देखें। अगर इस वीडियो को नहीं देखा तो बाद में पछताना ही पड़ेगा। ये पूर्णांक 100 अंक का है। देखिए दोस्तों, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दो। 30 मिनट की वीडियो में आपको सब कुछ मिलेगा। दोस्तों, इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। चलते हैं पेपर की ओर। देखिए, पूरा पेपर जो है इस प्रकार से आता है। नागरिक शास्त्र कक्षा 12, समय 3 घंटे 15 मिनट है। 15 मिनट आपको पेपर को अच्छी तरह समझना है, तब हल करना है। देखिए, पूर्णांक इसका 100 है। सामान्य निर्देश दिए हुए हैं। पहले से प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। नंबर 1, सभी प्रश्न अनिवार्य है। नंबर 2, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय है। प्रश्न नंबर 3, प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक 10 शब्दों में एक वाक्य में देना है। फिर प्रश्न नंबर 4 है, प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न प्रकार के प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 50 शब्दों में देना है। प्रश्न नंबर 5, प्रश्न संख्या 27 से 30 तक दीर्घ उत्तरीय प्रकार के प्रश्न है, जिनका उत्तर प्रत्येक का लगभग 100 से 125 शब्दों में देना है। देखिए, नंबर 6 पे देखते हैं, प्रश्न संख्या 31 से 32 दीर्घ उत्तरीय प्रकार के हैं, जिनका उत्तर प्रत्येक लगभग 250 यानी 250 शब्दों में देना है। नंबर 6, सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख दिए हैं। देखिए, पहले जो है हम चलते हैं बहुविकल्पीय प्रश्नों की ओर। ये देखिए, बहुविकल्पीय प्रश्न है। नोट, देखिए, निम्नलिखित 10 प्रश्नों में प्रत्येक के 4 विकल्प दिए हैं। इनमें से सही विकल्प चुनकर अपने उत्तर पुस्तिका में लिखिए। देखिए, एक वीडियो मैंने पहले भी आपको बहुविकल्पीय की दे रखी है, वो देख लेना, बहुत महत्वपूर्ण है वो। नंबर 1, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान निम्नलिखित देशों में से कौन मित्र राष्ट्रों का सदस्य नहीं था। ये 4 विकल्प दिए हैं, इनमें से एक उत्तर है। उस वीडियो में देख लेना, सारी मिलेगी आपको ये। नंबर 2, जापान के हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम कब गिराया गया था। फिर देखिए, आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA की स्थापना हुई। तो देखिए, 1947 में, 1950 में, 1955 में, 1957 में। तो निम्न में से किसने सर्वप्रथम खुले द्वार की नीति अपनाई। चीन ने, दक्षिण कोरिया ने, भारतवर्ष ने या जापान ने। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत ने कयोटो प्रोटोकॉल 1997 पर हस्ताक्षर और इसका पुष्टिकरण किया था। 2002 में, 2003 में, 2004 में, 1997 में। भारत के मिल्कमैन के रूप में किसे जाना जाता है। क है MS स्वामीनाथन, ख है वर्गीस कुरियन, और ग है KN राज, और घ है JC कुमारप्पा। फिर क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। चीन की क्रांति किस वर्ष हुई थी। 1947 में, 1949 में, 1951 में और 1954 में। निम्नलिखित में से कौन नक्सलवादी आंदोलन का नेता था। क माओ त्से तुंग, ख चारुम मजूमदार, और ग जयप्रकाश नारायण, और घ इनमें से कोई नहीं। नंबर 9, भारत और पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे। 1972 में, 1964 में, 1966 में, 1971 में। देखिए, 10वां है, जब मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू हुई थी उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, चंद्रशेखर, विश्वनाथ प्रताप सिंह। अब देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये देखिए, पहला है 11 LT BT और CT BT के पूर्ण रूप लिखिए। नंबर 12 है, सार्क के किन्हीं 2 देशों का नामोल्लेख कीजिए। देखिए, नंबर 13, संयुक्त राष्ट्र संघ के मूल सदस्यों की संख्या कितनी थी, वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या कितनी है। देखिए, नंबर 14, सतत विकास से आप क्या समझते हैं। फिर है, विश्व व्यापार संगठन WTO क्या है। नंबर 16, राज्य पुनर्गठन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर कितने राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेश सर्जित हुए थे। नंबर 17, भारत में नियोजन के किन्हीं 2 देशों का उल्लेख कीजिए। नंबर 18, कब और किन देशों के बीच पंचशील समझौता हस्ताक्षर हुआ था। ये चीन और भारत के अंदर हुआ था। भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई थी। नंबर 20 है, सरदार सरोवर परियोजना क्या है। देखिए,
अति लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये जो है 2-2 नंबर के हैं। ये 10 क्वेश्चन है 20 नंबर के, और ऐसे ही बहुविकल्प थे 1-1 नंबर के, 10 थे वो 10 नंबर के। अब चलते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न, ये जो 5 अंक आता है ये, और इसमें 6 हैं, ये 30 नंबर के हैं। देखिए 21 पे नाभिकीय अप्रसार संधि पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 22 आसियान समुदाय के मुख्य स्तंभों और उद्देश्य के बारे में बताइए। नंबर 23 अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्य बताइए। नंबर 24 संपूर्ण क्रांति पर संक्षिप्त निबंध लिखिए। नंबर 25 भारतीय परमाणु नीति पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। नंबर 26 राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन LDA से आप क्या समझते हैं। अब देखते हैं, जो दीर्घ उत्तरीय है वो भी 2 प्रकार के, एक लघु में है और जो है एक दीर्घ विस्तृत में है। नंबर 27 में देखते हैं नवीन अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था से आप क्या समझते हैं। नंबर 28 है संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के संगठन एवं कार्यों का वर्णन कीजिए। नंबर 29 है हरित क्रांति क्या थी, इसके सकारात्मक एवं नकारात्मक परिणामों को लिख कीजिए। फिर है नंबर 30 भारतीय विदेशी नीति के आधारभूत सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। ये 6 नंबर का आता है, ये 4 है, 24 नंबर के हैं। अब दीर्घ उत्तरीय देखते हैं, इनमें 2 प्रकार के, एक लघु और एक विस्तृत। 31 में देखिए चीन के महाशक्ति के रूप में अभ्युदय का विश्व राजनीति पर क्या प्रभाव पड़ा। अब देखिए अथवा जहाँ पे है उनमें से एक करना है। सोवियत संघ के विघटन में गोर्बाचेव की क्या भूमिका रही। अब आगे देखिए नंबर 32 भारतीय राजनीति में क्षेत्रवाद की भूमिका का वर्णन कीजिए। अथवा यानी कि दोनों में से एक। भारत में गठबंधन की राजनीति पर निबंध लिखिए। आइए अब आपको महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ साथ उनके उत्तरों की जानकारी दी जाएगी, इस वीडियो को आप देखते रहिए। अति लघु उत्तरीय प्रश्न उत्तर से ही देखते हैं इनको, देखिए ध्यान से देखना। नंबर 1 है गुट निरपेक्षता का अर्थ बताइए। तो गुट निरपेक्षता का आशय है कि गरीब और विश्व के बहुत छोटे देशों को भी किसी महाशक्ति का पिछलग्गू बनने की जरूरत नहीं है। ये देश अपनी स्वतंत्र विदेश नीति अपना सकते हैं। तो ये गुट निरपेक्षता का अर्थ हो गया है। नंबर 2 आसियान के झंडे का प्रारूप कैसा है। आसियान यानी कि दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन। आसियान क्या है, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। तो आसियान जो है दक्षिण पूर्व एशियाई राष्ट्रों का संगठन है। के झंडे में उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में धान की 10 बालियां, धान की जो बालियां होती है वो, ये बालियां दक्षिण पूर्व एशिया के 10 देशों को इंगित करती है, यानी उन्हें बताती है, चिन्हित करती है, जो अपने आप में मित्रता और एकता के धागे से सूत्रबद्ध है। व्रत आसियान की एकता का प्रतीक है। गोला एशियान की एकता का प्रतीक है, एकता का प्रतीक है। देखिए प्रश्न नंबर 3 आसियान देशों के नाम बताइए। तो इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, वियतनाम, लाओस, म्यांमार तथा कंबोडिया, ये जो है आसियान के देश हैं, ध्यान रखना इनको। नंबर 4 है सार्क के किन्हीं 2 देशों के नाम लिखिए। तो जो है भारत और पाकिस्तान सार्क के सदस्य हैं। फिर नेपाल गणतंत्र कब बना। नेपाल 2008 में राजतंत्र खत्म करने के बाद गणतंत्र बना। 2015 में नेपाल ने नया संविधान अपनाया। नंबर 6 है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, इसका उद्देश्य बताइए। तो उत्तर है संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 1945 में हुई। इसकी स्थापना 51 देशों द्वारा संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के साथ हुई। संयुक्त राष्ट्र का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों को रोकना और राष्ट्रों के बीच सहयोग करना। फिर नंबर 7 पृथ्वी सम्मेलन क्या है। उत्तर है 1992 का पृथ्वी सम्मेलन ब्राजील के रियो डी जनेरियो में आयोजित किया गया था। पर्यावरण को विश्व राजनीति के प्रमुख मुद्दों में शामिल करने वाले इस सम्मेलन में 170 देश, हजारों स्वयंसेवी संगठन तथा अनेक बहुराष्ट्रीय निगमों ने भाग लिया। नंबर 8 है किस नेता को सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। तो उत्तर है खान अब्दुल गफ्फार खान को जो है वह सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। नंबर 9 है महात्मा गांधी का हत्यारा कौन था। तो नाथूराम गोडसे था। नाथूराम गोडसे ने 30 जनवरी 1948 को संध्याकालीन प्रार्थना में गांधी जी को गोली मारी। नंबर 10 है किन्हीं 2 रियासतों का नाम लिखिए जिन्होंने स्वतंत्रता के बाद
विलय अर्थात भारत में विलय का विरोध किया। तो एक तो हैदराबाद का निजाम था उसने किया था, और दूसरा जूनागढ़, दो रियासतें थी हैदराबाद तथा जूनागढ़। नंबर 11 है शेख मुजीबुर रहमान के दल का क्या नाम था? तो अवामी लीग उनके दल का नाम था। नंबर 12 पे चलते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने किस दल का गठन किया? तो इंडियन नेशनल आर्मी का सुभाष जी ने जो गठन किया था, INA। नंबर 13 में देखिए भारत में आपातकाल की घोषणा कब की गई? तो देश में आपातकाल की घोषणा 25 जून 1975 ईस्वी को की गई। देखिए नंबर 14 चिपको आंदोलन क्या था? तो चिपको आंदोलन ये था कि लोग जो पेड़ काटते थे तो चिपको आंदोलन के सदस्य जो है पेड़ों के चारों ओर चिपक जाते थे और उसको काटने से मना करते थे। यही जो है पेड़ों को न काटना अर्थात पेड़ों से चिपकना ही चिपको आंदोलन कहलाया। नंबर 15 पे है मंडल आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो मंडल आयोग के अध्यक्ष थे BP मंडल अर्थात बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल थे। अब देखते हैं दूसरे क्वेश्चनों की ओर। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न है, 5 अंक आता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। शीत युद्ध के दौरान अमेरिका तथा सोवियत संघ के प्रति भारत की क्या विदेश नीति थी? स्पष्ट कीजिए। तो उत्तर है शीत युद्ध के समय भारत ने अमेरिका तथा सोवियत संघ दोनों से अलग रहने की नीति अपनाई, जिससे वह दोनों गुटों के साथ मधुर संबंध बना सके, न कि तनाव के माहौल में रहे। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा घाना, मिस्र, इंडोनेशिया, युगोस्लाविया के शासकों के साथ मिलकर एक तीसरा मोर्चा खोला गया, जिसे गुट निरपेक्ष कहा जाता है। गुट निरपेक्ष किसी गुट में शामिल न होकर रहने की नीति बनाई, न कि निष्क्रिय होने की नीति, अपितु इससे दोनों गुटों से अलग रहकर विश्व राजनीति में सक्रिय भूमिका निभाते हुए शीत युद्ध के दौरान दोनों गुटों के बीच तनाव कम करने का प्रयास किया। इस कारण से शीत युद्ध प्रत्यक्ष युद्ध का रूप नहीं ले सका। भारत एशिया द्वीप का एक बड़ा देश है। दोनों ही गुट इसे अपने महागुट में शामिल करना चाहते थे, जिससे वे एशिया व पूर्वी देशों को अपने साथ शामिल करने के लिए दबाव डाल सके और सैनिक अड्डों के रूप में भारत का इस्तेमाल कर दक्षिण एशिया व पूर्वी क्षेत्र पर कब्जा कर सके। भारत की अमेरिका के प्रति विदेश नीति। भारत और अमेरिका के संबंध कभी भी महत्वपूर्ण नहीं रहे। उसका कारण है अमेरिका द्वारा पाकिस्तान को समर्थन देना और साथ ही हथियारों की सप्लाई करना। अमेरिका ने भारत के विरुद्ध पाकिस्तान का समर्थन किया है। 1964 और 1971 के युद्ध में पाकिस्तान ने अमेरिका के हथियारों का इस्तेमाल किया है। सन 1985 में तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी की अमेरिकी यात्रा से थोड़ा सुधार हुआ। तो इस प्रकार से शीत युद्ध के दौरान अमेरिका तथा सोवियत संघ के प्रति भारत की क्या विदेश नीति थी, ये स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा। दोस्तों ये दीर्घ लघु या लघु दीर्घ कहलाता है। ये 6 अंक आता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? तो उत्तर देखते हैं। सोवियत संघ के विघटन से विश्व राजनीति में काफी महत्वपूर्ण परिवर्तन आए। भारत जैसे देशों के लिए सोवियत संघ के विघटन के परिणाम निम्नवत हैं। नंबर 1, द्विध्रुवीय व्यवस्था अब एक ध्रुवीय व्यवस्था में रूपांतरित हो गई। अब केवल संयुक्त राज्य अमेरिका ही महाशक्ति के रूप में रह गया। नंबर 2, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात अमेरिका के ऊपर आर्थिक रूप से विकासशील देशों की निर्भरता बढ़ी। नंबर 3, अमेरिका ने विकासशील देशों को पूंजीवादी अर्थव्यवस्था बनाए रखने पर बल दिया। नंबर 4, सोवियत संघ के विघटन के पश्चात विकासशील देशों जैसे अफगानिस्तान, ईरान, इराक आदि में अमेरिका का अनावश्यक हस्तक्षेप बढ़ गया। नंबर 5, विश्व के महत्वपूर्ण संगठनों जैसे संयुक्त राष्ट्र संघ में अमेरिका प्रभुत्व कायम हो गया। नंबर 6, विश्व के महत्वपूर्ण देश जैसे भारत अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिका से मदद लेने के लिए अमेरिकी नीतियों का समर्थन करने लगे। नंबर 7, उदारवादी लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था विकासशील देशों के लिए सर्वश्रेष्ठ धारणा के रूप में उभर कर आई। इस तरह हम कह सकते हैं कि सोवियत संघ के विघटन का सारा विश्व विशेषकर भारत जैसे विकासशील देशों पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा। इसके अलावा साम्यवादी देशों में भी समाजवादी का विघटन हो गया। तो इस प्रकार से हमने जो है सोवियत संघ के विघटन का भारत देश पर क्या प्रभाव है इसका परिणाम हमने जाने। ये देखो मित्रों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है ये और 8 अंक का है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है।
देखिए प्रश्न है शॉक थेरेपी क्या है, संक्षेप में समझाइए। तो उत्तर है सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस, मध्य एशिया के गणराज्यों और पूर्वी यूरोप के देशों में साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण के लिए एक विशेष मॉडल अपनाया। विश्व बैंक और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा निर्देशित इस मॉडल को थेरेपी अर्थात शॉक थेरेपी अर्थात आघात पहुंचाकर उपचार करना कहा गया है। शॉक थेरेपी में सबसे मुख्य पहलू था निजी स्वामित्व का होना। तो शॉक थेरेपी के बाद द्वारा राज्य की संपदा के निजीकरण तथा व्यावसायिक ढांचे को उसी समय अपनाने की बात कही गई, जिसके द्वारा सामूहिक फार्म को निजी फार्म में बदला गया और पूंजीवादी पद्धति से खेती आरंभ की गई। अधिक से अधिक व्यापार करके विकास के लिए मुक्त व्यापार को अपनाया गया। पूंजीवादी व्यवस्था को अपनाने के लिए वित्तीय खुलापन तथा मुद्राओं का आपसी परिवर्तन भी महत्वपूर्ण है। इस संक्रमण काल में सोवियत संघ खेमे के देशों के बीच व्यापारिक गठबंधनों को समाप्त करके सीधे पश्चिमी देशों से जोड़ा गया। साम्यवाद से पूंजीवाद की ओर संक्रमण करने का यह तरीका सही नहीं था, क्योंकि साम्यवादी व्यवस्था के स्थान पर पूंजीवादी व्यवस्था को तुरंत कायम कर देने से यह व्यवस्था असफल रही, क्योंकि जनता को साम्यवादी व्यवस्था की आदत पड़ चुकी थी। 72 साल के साम्यवाद में जीते आ रहे थे। परिवर्तन धीरे धीरे से होने चाहिए, जिसके सकारात्मक परिणाम निकले और जनता भी धीरे धीरे परिवर्तन को स्वीकार कर ले। साम्यवादी सत्ताओं पर शॉक थेरेपी के निम्नलिखित परिणाम सामने आए। नंबर 1, पूर्व सोवियत संघ का राज्य द्वारा नियंत्रित औद्योगिक ढांचा चरमरा गया, क्योंकि लगभग 90% उद्योगों को निजी हाथों या कंपनियों को बेच दिया गया, क्योंकि इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल देखिए कहा गया है। नंबर 2, महाबिक्री में भाग लेने के लिए सभी नागरिकों को अधिकार पत्र दे दिए गए थे, जबकि अधिकतर नागरिकों ने अपने अधिकार पत्र कालाबाजारियों के हाथों में बेच दिए गए, क्योंकि उन्हें धन की जरूरत थी। नंबर 3 है रूसी मुद्रा रूबल के मूल्य में गिरावट आने से मुद्रास्फीति इतनी ज़्यादा बढ़ी कि लोगों की जमा पूंजी जाती रही। नंबर 4 है सामूहिक खेती प्रणाली समाप्त होने से खाद्यान्न सुरक्षा मौजूद नहीं रही और खाद्यान्न का आयात करना पड़ा। नंबर 5, सन 1999 का सकल घरेलू उत्पाद 1959 की तुलना में नीचे आ गया। नंबर 6, पुराना व्यापारी ढांचा टूट गया, लेकिन व्यापार की कोई नई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो पाई थी। नंबर 7, कई देशों में एक माफिया वर्ग उभर कर आया, जिससे आर्थिक गतिविधियों को अपने नियंत्रण में ले लिया। नंबर 8, अमीर तथा गरीब देशों के मध्य अंतर बढ़ने लगा, जिससे आर्थिक असमानता उत्पन्न हो गई। नंबर 9, सभी देशों ने जल्दबाजी में संविधान तैयार करके राष्ट्रपति को कार्यपालिका प्रमुख बना दिया और सभी शक्तियां उसे सौंप दी। फलस्वरूप संसद कमजोर संस्था बनकर रह गई। इस प्रकार से हमने देखे शॉक थेरेपी क्या है, तो उसका संक्षेप में हमने पढ़ा और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप भली भांति पढ़ ले। देखिए मित्रों, मैंने पहले भी जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को आपको एक वीडियो में भेजा है, तो उसमें से भी आप देख ले, क्योंकि सारे प्रश्नों के उत्तर बताना संभव नहीं है, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। तो आप उन प्रश्नों का ध्यान कर ले अच्छी प्रकार से, और ये जो मैंने बताया है इनको भी आप भली भांति रट ले अच्छी प्रकार से, इनमें से बहुत कुछ आएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर भी अवश्य कीजिए, और दूसरे नए वीडियो भी आपके पास जो है जल्दी ही भेज देंगे। धन्यवाद।